नमस्कार बच्चों। पहले की क्लास में हम संचार के बारे में जान चुके हैं। अब हम संचार के क्षेत्र एवं संचार के रूप के संवाद अर्थात भाषा हमारे जीवन का आधा समय लोगों से बात करने, पढ़ने, लिखने एवं विभिन्न संचार साधनों का उपयोग करने में व्यतीत होता है। भाषा के साथ हमारी भंगिमाएं, भाव एवं क्रियाएं भी हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम हैं। संचार का जो क्षेत्र है, जैसा कि हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी कर सकते हैं, बहुत व्यापक है। लोगों से बातचीत करना, टेलीफोन, विभिन्न दृश्य श्रव्य माध्यमों यथा रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से नई सूचनाएं पाना एवं ज्ञान में वृद्धि करना। अखबारों एवं पुस्तकों से पाई जाने वाली खबरें व ज्ञानात्मक सूचनाएं संचार के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हैं। आज संचार माध्यमों की सुलभता ने पूरे विश्व को एक दूसरे के नज़दीक ला दिया है। घर बैठे हम सुदूर क्षेत्रों व देशों में बैठे लोगों से सूचनाएं व विचारों के आदान प्रदान हेतु संपर्क कर सकते हैं। आज संचार माध्यमों का अत्यधिक विकास हुआ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मोबाइल फ़ोन। इसके माध्यम से कहीं बैठे बैठे हम किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। संचार के क्षेत्र में अनुसंधान भी रोज सामने आ रहे हैं। आज संचार क्षेत्र में सबसे आगे व पहले सूचना देने के लिए दौड़ लगी हुई है। ये साधन कितनी अधिक सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। किसी व्यवसाय को इससे संबंधित जानकारियां भी संचार माध्यमों से ही मिलती हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक संचार माध्यमों से जुड़ा हुआ है, वह उतना ही अधिक सफल होता है, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कृषि हो, व्यापार हो, अध्यापन हो या और कुछ। देश व गाँव की प्रगति, उन्नति एवं आर्थिक समृद्धि के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को नित्य नई जानकारियाँ व सूचनाएं पाने की सुविधा उपलब्ध होनी जरूरी है। प्रसार कार्य में भी एक कार्यकर्ता को कृषकों एवं ग्रामीणों को नूतन जानकारियाँ देने के लिए विभिन्न संचार साधनों का प्रयोग के तत्वों व संबंधित प्रत्येक पहलू के अध्ययन की जरूरत है। पूरा विश्व एक एवं हम स्वयं संचार का अटूट हिस्सा हैं। इसके कार्य व उपयोगिता हमारी प्रशस्ति का मार्ग खोलने वाली है। यदि हम संचार के रूप की बात करें तो इसका जो वर्गीकरण है वो किया गया है, जैसे कि व्यक्तिक संचार, दो भिन्न व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान व्यक्तिक या युग्मक संचार कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप दो मित्रों अथवा किसी अपरिचित के बीच सूचनाओं एवं अभिव्यक्तियों व भावों का आदान प्रदान अथवा वाद विवाद, ये सभी व्यक्तिक संचार के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से शाब्दिक संचार या मौखिक संचार, हम मुख से जो भी उच्चारण करते हैं उसे मौखिक संचार माना जाता है। उच्चारित शब्द एवं उन्हें किस प्रकार बोला गया है शाब्दिक या मौखिक संचार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसी तरह से जो संचार है उसको लिखित संदेश या रिटन कम्युनिकेशन के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। किसी भी भाषा के अक्षरों का क्रमिक विकास हुआ है। इसी प्रकार अक्षरों के मिलने से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों के मिलने से वाक्य खंडों का निर्माण मनुष्यों ने लोगों में भावों एवं संदेशों को बांटने के लिए किया है। इसके लिए प्रत्येक भाषा के अपने अपने व्याकरण हैं, किंतु कुछ भाषाओं के व्याकरण मिलते जुलते हैं। लेखन या लिखावट की जो महत्ता है उसको इस प्रकार बताया गया है कि पेन इज माइटर देन द सोर्ड। लेखन हमारे जीवन का महत्व मशीनें नहीं ले सकती, किंतु इन्होंने सिर्फ चिट्ठियों का पहुंचना आसान एवं गति तीव्र कर दी है। लिखित संचार के अंतर्गत चिट्ठियां लिखना, सूचना सभा की गतिविधियों का विवरण लिखना, एजेंडा, हैंडबुक, रिपोर्ट, आदेश प्रति, शिकायत पत्र, अनुबंध पत्र, फॉर्म, नियमावली का संकलन आदि आते हैं। इसी तरह से नॉन वर्बल संदेश यानी कि शब्दहीन संदेश
जो हैं वो अमौखिक संचार का अर्थ उस संचार से है जिसमें किसी शब्द या वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु बिना शब्द बोले ही संवाद पहुंच जाता है। अर्थात यह शब्दहीन संवाद हैं जिन्हें विभिन्न लक्षणों, शारीरिक गति, चेहरे की भाव भंगिमा, संकेतों, शब्दों, रंग, स्थान, शब्दों के चयन एवं लेखन कला के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। कई बार हम अपनी बात हंसकर, चिल्लाकर, क्रोधित होकर भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में अपनी बात शब्दों के माध्यम से कही जाए अथवा शब्दहीन हो, दोनों से पूरा संदेश पहुंच जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो संवाद है वो उसमें विभिन्न तत्व जो हैं वो सम्मिलित हैं। तो संचार के निम्नलिखित तत्व हैं, जैसे संचारक यानी कि कम्युनिकेटर। एक व्यक्ति, एक समूह या एक सामाजिक प्रणाली, कोई भी एक संचारक हो सकता है। व्यक्ति या कोई यंत्र संचार प्रणाली की शुरुआत करते हैं, उसे हम स्रोत, प्रारंभकर्ता अथवा संदेश भेजने वाला कह सकते हैं। किसी संचारक या संचार करने का तरीका उसके प्रति लोगों के विश्वास, श्रोताओं की अपेक्षाओं, वक्ता की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं करती, वरन लोगों को परिवर्तन की ओर भी अग्रसर करने के लिए उत्प्रेरित करती है। संचारक का जो व्यवहार है वो सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी तरह से सेकंड जो तत्व है संचार का वो है संदेश। संदेश एक यथार्थता, विचार, मत या सूचना है जिसे संचारक श्रोताओं तक पहुंचाता है ताकि वे इन्हें ग्रहण करें, स्वीकार कर अपने कार्यों में स्थान दें, उन्हें अपनाएं। संदेश की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे संदेश वह सूचना है जिसे सूचनावाहक अपने श्रोताओं को इस ढंग से पहुंचाता है कि वे उसे समझें, अपनाएं और उस पर अमल करें। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत संचारक का प्रथम कार्य संदेश की विषय वस्तु का चयन करना होता है, जिसमें संदेश कोड, संदेश संपर्क एवं संदेश प्रतिपादन, जिन्हें संदेश रचना में प्रयोग किया जाना चाहिए, आते हैं। इसी तरह से संचार के जो माध्यम हैं वो भी तत्व के अंतर्गत आते हैं। संदेश देने वाले तथा संदेश प्राप्त करने के बीच संवादों के संवहन के लिए कुछ या किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। सफल संचार क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि संचार माध्यम का चयन सही हो, क्योंकि यह माध्यम हर संदेश को प्रसारित करने के लिए उपयुक्त नहीं होते। यद्यपि मानव संचार का इतिहास अत्यंत पुराना है, किंतु संचार माध्यमों के इतिहास में 20वीं शताब्दी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले विभिन्न लोक कलाओं, नाटकों, लोक नृत्य, भांड, लांडवी, कठपुतली के खेलों के माध्यम से संदेश संचारित किए जाते थे, किंतु तकनीकी एवं संचार संबंधी विकास के कारण संदेश पहुंचाने के लिए आज कई माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे टीवी, रेडियो, टेलीफोन, समाचार पत्र, पोस्टर, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, काव्य मंच, बैनर, इंटरनेट आदि। ये सभी संचार के माध्यम हैं जिनका प्रयोग संचार क्रिया में विषय वस्तु की प्रस्तुति एक महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी विषय को प्रस्तुत करने के लिए सम्यक भूमिका बांधना आवश्यक है। संदेश को संचारित करने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए एक विधि विवेचना कहलाती है। संदेश किस प्रकार विभिन्न माध्यमों से प्रसारित होंगे तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे, इन सब पर विचार करना जरूरी है। एक संदेश को लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुकूल, विश्वसनीय होना चाहिए। तथ्य जितने सजीव एवं आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने चाहिए ताकि श्रोताओं को अपने में बांध कर रख सके, किंतु शब्द जाल में लोगों को ज़्यादा देर तक फंसाया नहीं जा सकता। संचार क्रिया में संदेशों का व्यवस्थापन किस प्रकार बेहतर हो, इसके लिए कुछ बातें हैं, उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे संदेशों में समानता, विपरीत मत दोनों का समावेश होना चाहिए। विशेष व मुख्य तत्वों को बार बार दोहराना चाहिए। संदेश को ऐतिहासिक, तार्किक, मनोवैज्ञानिक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। संदेश देने के लक्ष्यों को प्राप्त करने तक संचारक को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। जो पांचवा तत्व है श्रोता एवं संदेश प्राप्तकर्ता के रूप में हम जानेंगे। जैसे सामान्य रूप से संदेश विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा श्रोता, दर्शकों एवं पाठकों को दिए जाते हैं। प्रसार कार्य के अंतर्गत संचार या संदेश प्राप्त करने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब संदेश का प्राप्तकर्ता तक बात पहुंच जाती है। संदेश पर ध्यान देकर समझना और उसे ग्रहण करता है। ये श्रोता या दर्शक मात्र एक या संख्या में एक से अधिक हो सकते हैं।
श्रोताओं के लिए निम्नलिखित स्थितियां नियत की गई हैं। ए संधु ने बताया है कि जो पूर्ण रूपेण सहभागी होकर सक्रिय सहभागिता से ही प्रभावशाली सीखने की क्रिया संपन्न हो सकती है। संदेश प्राप्तकर्ता हमेशा सबसे आवश्यक एवं प्राप्त करने योग्य संदेश ग्रहण करना चाहता है। शैक्षणिक स्तर से संचार व्यवहार यानी कि ग्रहण करने की क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। ध्यान में एकाग्रता की कमी संचार को पढ़ सकते हैं किंतु पंक्तियों के बीच तथा उनसे इतर नहीं पढ़ पाते। श्रोता दर्शक की प्रतिक्रिया संचार प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों का उद्देश्य सिद्ध कर देती है। प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स एक मानसिक या शारीरिक क्रिया है, अतः इसे एक परिणाम की तरह मानना चाहिए। तो ये सब बच्चों हमने जाने कि संचार का क्या क्षेत्र है और संचार के कौन कौन से तत्व हैं। धन्यवाद।